हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है बीपीएससी मेंस प्रोग्राम के इस पहले लेक्चर में। आज से हम शुरू करेंगे जिसकी बात हमने पिछले लेक्चर में की थी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज हम सबसे पहले बात करेंगे कुछ आप मान के चले कि एज अ डिस्क्लेमर मैं पहले ही बता दूं लोगों को कि ये कोर्स कैसे चलने वाला है आगे। ये कोर्स का जो माध्यम होगा वो होगा इंग्लिश। ठीक है। अब ये इंग्लिश क्या होता है? हिंदी प्लस इंग्लिश। इसमें है क्या कि मैं हिंदी में चीज़ों को एक्सप्लेन करूंगा और जो भी लिखी हुई चीज़ें आएंगी वो इंग्लिश में आएंगी। ठीक है। तो जो हिंदी माध्यम वाले छात्र होंगे वो क्या करेंगे कि वो अपने आराम से शॉर्ट नोट बना लेंगे। ठीक है। ओके। नाउ अब है कि हम, क्योंकि जीएस पेपर ऑब्वियसली सबसे पहले आता है तो हम लोग जीएस पेपर 1 से ही शुरू कर रहे हैं। और जीएस पेपर 1 का जो पार्ट है मॉडर्न हिस्ट्री, है ना, आधुनिक भारत, और प्लस उसके साथ साथ कला और संस्कृति। तो इससे हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। इसके भी हम लोग कुछ सब पार्ट, इसको भी छोटे छोटे पार्ट में हमने बांट दिया है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कला और संस्कृति, जनजातीय विद्रोह, 1857 की क्रांति, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन और बिहार का उसमें क्या रोल है ये भी हम लोग देखेंगे। प्रमुख व्यक्तित्व जैसे महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जेपी लोहिया, रविंद्रनाथ टैगोर, स्वामी सहजानंद सरस्वती, इन सब के बारे में देखेंगे क्योंकि अभी तक पूछा गया है। बिहार और पूरे भारत में एजुकेशन और प्रेस का, मतलब शिक्षा और प्रेस का किस तरीके से विकास हुआ ये भी हम लोग देखेंगे। तो इन 7 सब कैटेगरी में मैंने इसको बांटा है। हम आज आर्ट एंड कल्चर से शुरू करेंगे। आर्ट एंड कल्चर में जो भी टॉपिक्स धीरे धीरे आएंगी वो एक एक करके हम पूरा करते जाएंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे आज हम लोग मौर्य साम्राज्य का कला और वास्तुकला देखने वाले हैं। इसके बाद हम लोग पाल कला देखेंगे। पाल कला के बाद फिर हम लोग केव पेंटिंग भी देखेंगे, केव आर्किटेक्चर भी देखेंगे, पटना कलम भी देखेंगे, मधुबनी पेंटिंग भी देख लेंगे, मंजूषा पेंटिंग भी देख लेंगे। मतलब जो भी इस परीक्षा में आने के चांसेस हैं वो सब देख लेंगे। छोटे जो टॉपिक होंगे तो एक क्लास में 2-3 टॉपिक कर लेंगे, और बड़े टॉपिक होंगे जैसे आज का टॉपिक बड़ा होने वाला है ना, तो ये एक क्लास में हम लोग एक ही टॉपिक करेंगे। ऐसे करके चलेगा। तो आगे चलते हैं। अब इंडियन आर्ट एंड कल्चर, भारतीय कला और संस्कृति में हम सबसे पहले बात करेंगे मौर्यन आर्ट एंड आर्किटेक्चर, मौर्य कला और वास्तुकला। ठीक। तो सबसे पहले हमारे पास जो सबसे पहला चैलेंज है वो ये है कि हमको इंट्रोडक्शन देना है, अपना नहीं, मौर्यन एम्पायर का। तो उसके बारे में कुछ बातें अगर हम जान लें तो हमारे लिए आसान हो जाएंगी। क्योंकि मैंने बोला है कि YouTube पे ये कंटेंट आपको मिलेगा तो मैं कंटेंट भर भर के दूंगा, इसमें आपको बिल्कुल चिंता करने की बात नहीं है। तो सबसे पहले मौर्यन एम्पायर सबसे पहला एम्पायर था जो पूरे भारतवर्ष में फैला हुआ था। पूरे भारतवर्ष से अच्छा कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट या लगभग पूरे भारतवर्ष में फैला हुआ था, कुछ हिस्से बाकी थे। या दूसरी भाषा में ये भी कह सकते हैं कि करीब करीब पूरे उपमहाद्वीप, भारतीय उपमहाद्वीप के लगभग हिस्सों को कवर करता था, कुछ हिस्सों को छोड़ के। इसका एक्सटेंट, मतलब इसका फैलाव कहां से कहां तक था, तो बोलता है कि उत्तर में ऑक्सस नदी इसका बाउंड्री था। ऑक्सस नदी क्या है? ऑक्सस नदी को आज अगर सर्च करोगे तो इसका आज का नाम है अमू, या इसको बहुत जगह अमू दरिया भी कहा जाता है। अमू दरिया, सिर दरिया, अरल सागर, ये सब में आपस में लेना देना है। कहां से बहती है? ताजिकिस्तान से बहती है, तुर्कमेनिस्तान से बहती है, अफगानिस्तान से भी बह रही है ना। पामीर की पठारों से निकलती है ये नदी, अमू दरिया। तो अमी, सॉरी अमी नहीं,
अमू और ऑक्सस ये दोनों एक ही नदी है। तो अमू से लेके कावेरी तक फैलाव था किसका? मगध साम्राज्य का। ये आप अपने इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं, बड़ा खूबसूरत लगेगा। आप बोलेंगे कि नहीं नहीं आप सच नहीं बोल रहे हैं। देख लीजिए कहां से कहां तक फैला हुआ है। आपको मैं ड्रॉ करके दिखा देता हूं कि कहां तक बाउंड्री था। ये जो व्हाइट वाला मार्क है ना, यहां से नीचे चोला और पांड्याज है। यहां से इस तरफ जो है वो अलग साम्राज्य है, ठीक है। और ये जो डीप रेड वाला जो आप देख रहे हैं, ये एरिया है। अब क्यों इसको इसको फेंट रेड में क्यों दिया है? पार्ट है इंडिया का ही, लेकिन यहाँ पे किंगडम है ना अलग है। यहाँ भी अलग है, चोला पांड्या का है। अहोम यहाँ पे राज किए थे, ठीक है, ये बात सही है, लेकिन बहुत लंबे समय तक किए थे। अब बात करते हैं कि ये देखो, ये जो एक्सटेंट है ये ऑक्सस का एक्सटेंट है, ये वाला एरिया ऑक्सस रिवर का। और यहां पे हम देख रहे हैं कावेरी का। तो आप देख पा रहे हैं दिस इज द एक्सटेंट ऑफ मगध एम्पायर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, फ्रॉम ऑक्सस टू कावेरी। ये आपके आंसर में जाना चाहिए। अभी आगे चलें। अब बात करें कि किसके द्वारा स्थापित किया गया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य। तो आपको पता ही होगा कि उस समय, इनसे पहले, चंद्रगुप्त मौर्य से पहले नंद साम्राज्य के धनानंद रूल कर रहे थे। और धनानंद को हराकर चंद्रगुप्त मौर्य किसकी सहायता से? आचार्य चाणक्य की सहायता से, ठीक। और अपना जो एम्पायर है वो यहां पे स्थापित करते हैं, ठीक। अब बात करते हैं कब से कब था। ये तो एग्जैक्ट नंबर है। अब बहुत लोगों को कंफ्यूजन होगा कि व्हाट इज बीसी एंड बीसीई। देखो, बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, मतलब ईसा पूर्व, ईसा के जन्म से पहले। और बीसीई का मतलब होता है बिफोर कॉमन एरा। तो ईसा के जन्म को ही के बाद है ना कॉमन एरा मानते हैं। तो जन्म से पहले बिफोर कॉमन एरा। तो दोनों का लगभग बात बराबर ही है, तो इसलिए आपको चिंता करने की बात नहीं है। ये तो एग्जैक्ट नंबर हो गया, लेकिन क्या हमें ऐसे एग्जैक्ट नंबर याद होते हैं? नहीं याद होते। तो हम एग्जाम में लिख देंगे 4th सेंचुरी बीसी, 4th सेंचुरी बीसी टू 2nd सेंचुरी बीसी। बीसी या बीसीई लिख दे, बात बराबर है। समझ गए? ये इतना अगर कर देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। यहां से यहां तक, इस समय से इस समय तक मौर्य साम्राज्य था, ये हम लिख देंगे, हमारा काम हो जाएगा। उसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र। और ये साम्राज्य अपने चरम पर पहुंचा राजा अशोक के समय काल में। अभी तक ठीक है? एक जो ओवरऑल इंट्रोडक्शन होता है वो आप इस तरीके से दे सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं। ये मैप आपने देख लिया, आपको समझ में आ चुका होगा अच्छे से। अब हम आते हैं अपने मुख्य टॉपिक की तरफ, जो कि हमें आज पढ़ना है। तो देखते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले बात करते हैं आर्किटेक्चर, मतलब वास्तुकला। तो मॉडर्न एम्पायर का आर्किटेक्चर के बारे में हम कैसे पढ़ेंगे? तो उसके कुछ अवशेष पाए जाते हैं कहाँ? पटना में, क्योंकि पटना पाटलिपुत्रा, बात बराबर है। राजगृह मतलब राजगीर बराबर, जहानाबाद वाला बराबर। जहानाबाद से, जब जहानाबाद होते हुए जब आप गया जा रहे होगे, तो जहानाबाद रोड से ही आपको उधर उस साइड मिल जाएगा, या दिख जाएगा वो जो जो पहाड़। और उसी पहाड़ों में जहानाबाद के रोड से लगभग अंदर 10-11 किलोमीटर है, वो अंदर आपको मिल जाएगा बराबर केव्स, ठीक है। ओके, एवरीवन नोज। तो इसका सबसे पहला जो एविडेंस है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का महल कहाँ है? कुम्हरार पटना में।
और ये किन चीजों से बना हुआ था? पूरी तरीके से लकड़ियों से बना हुआ था। तो क्या आज है? नहीं है। कैसे पता चला? मेगास्थनीज के बुक इंडिका से पता चला, मेगास्थनीज के द्वारा पता चला। ठीक है, ओके। मेगास्थनीज का क्या कहना है? मेगास्थनीज का कहना है, मेगास्थनीज ये सब जो फीचर हैं वो मेगास्थनीज के द्वारा दी हुई जानकारी के आधार पे ही लिखा हुआ है। आपको बता दूं, वुडन स्ट्रक्चर था, बड़ा आलीशान था, और जो उस समय पर्सिया था, आज ईरान है लेकिन उस समय पर्सिया था, और पर्सिया का जो हेडक्वार्टर था पर्सपोलिस, वहां पर जो महल था उससे इन्फ्लुएंस था, है ना, उससे इन्फ्लुएंस था। ये मेगास्थनीज का कहना है। मेगास्थनीज का यह भी कहना था कि मानव के द्वारा या इंसानी कारीगरी जो सबसे बेहतरीन कारीगरी है उनमें से ये एक था। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य का महल बड़ा आलीशान था। ठीक, यह भी बोला जाता है कि महल के चारों तरफ ऊंची ऊंची लकड़ी की दीवारें थी और उन दीवालों में छेद थे जिससे जो तीरंदाज थे वो तीर चला सकते थे, धनुष चला सकते थे अपने शत्रुओं को के खिलाफ। और ये मैंने ऐड किया है क्लास 7th एनसीईआरटी से। जो बात है वो क्लियर, क्लास 7th एनसीईआरटी से। क्या है कि जैसे सपोज करो कि ये महल है, ठीक। अब महल के, वैसे ये महल नहीं है, मतलब महल जैसा लग नहीं रहा है, लेकिन मान लो अब महल के चारों तरफ ये वाटर बॉडी होगा। ये लोग जान के गड्ढा जैसा बना देते हैं और इसमें पानी भर देते हैं ताकि शत्रु जो है वो डायरेक्ट महल तक ना पहुंच सके। दिस इज कॉल्ड मोट। ये क्लास 7th एनसीईआरटी जो नई वाली एनसीईआरटी है उसमें साफ साफ दिया हुआ है ये वर्ड। ठीक है, ओके। नाउ क्योंकि देखो भाई, बात यह है कि मेरा जो है ना, मैं कोई भी चीज बनाने से पहले थोड़ा सा, मेरा थोड़ा सा लंबा चौड़ा होता है। उस पे मैं अलग अलग जगहों से इंफॉर्मेशन लेता हूं, तब उसको उसे इकट्ठा करता हूं, तब जाके मैं कोई भी लेक्चर बनाता हूं। ठीक, ओके। अब ये भी मेगास्थनीज ने कहा कि मगध की जो मगध एम्पायर में महल का जो क्षेत्र है वो बड़ा विस्तृत है, विस्तार वाला है, और उसमें क्या है, गार्डन्स भी हैं और वाटर बॉडीज भी है। एक तो हमने यही देख लिया, वाटर बॉडीज। ठीक, अब मेगास्थनीज ने यह भी बोला है कि पूरा पाटलिपुत्र जो है वो लकड़ी के दीवालों से घिरा हुआ है। पता नहीं ये पॉसिबल हो सकता था या नहीं, मतलब आज तो सोच के नहीं ही लगता है, जितना बड़ा पटना है और पटना को मैं जानता हूं, तो आज तो पॉसिबल नहीं ही है कि लकड़ी का दीवार बना के पूरे पूरे पटना को घेर दिया जाए। तो लेकिन मेगास्थनीज का कहना है कि ये पूरा पूरा पाटलिपुत्र घेरा हुआ था वुडन वॉल से और उस पे कई बड़े बड़े गेट्स थे, द्वार थे, और कई ऊंचे टावर थे जिससे सैनिक जो है वो हमेशा पहरा दिया करते थे। ये अभी तक बात हुआ किसके बारे में? चंद्रगुप्त के आलीशान महल के बारे में, जो कि पूरी तरीके से लकड़ियों से बना हुआ था। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब बात करते हैं कि अब क्योंकि चंद्रगुप्त और अशोक के बीच में फर्क था, एक समय का फर्क था। बाप बेटे भी होते तो समझ में आता कि हाँ, बाप ने महल बनाया, बेटा उसमें खेल रहा है, लेकिन बात ऐसी नहीं थी। चंद्रगुप्त के बेटे बिंदुसार और बिंदुसार के बेटे अशोक, दादा पोते का संबंध था। ठीक, तो अशोक के बारे में यह लिखा जाता है कि अशोक के शासन काल में जो फेमस और आलीशान 80 स्तंभों वाला 80 पिलर असेंबली हॉल, 80 स्तंभों वाला असेंबली हॉल जो बना था वो अशोक के समय में बना था। इसकी खूबी क्या थी? ये बलुआ पत्थर से बना हुआ। बलुआ पत्थर से क्या मतलब कि पूरा जो असेंबली हॉल था उसमें 80 पिलर थे, तो जो पिलर थे ना वो पिलर बलुआ पत्थर से बने हुए थे, और उसका छत भी लकड़ी का था और उसका फ्लोर भी लकड़ी का था। छत भी लकड़ी का, फ्लोर भी लकड़ी का था। समझेंगे बात को। ये ब्लैक स्पॉटेड बफ सैंडस्टोन पिलर थे।
मतलब आप क्या बोलना चाहते हैं? मतलब मैं ये बोलना चाहता हूं कि सपोज करो कि ये मैंने एक पिलर बना दिया, ठीक है, और इसका इस पिलर का कलर कुछ ऐसा है, ये ये वाइट, और इस पे क्या है कि इस वाइट वाले पे यहां पे प्रॉब्लम इज कि ब्लैक ब्लैक स्पॉट है कहीं कहीं बीच में, समझ रहे हो? दिस इज कॉल्ड ब्लैक स्पॉटेड बफ सैंडस्टोन। बफ सैंडस्टोन चुनार से आया करता था, चुनार, ठीक है। तो ये है ब्लैक स्पॉटेड, और ये जो ब्लैक स्पॉटेड बफ स्टोन है यही सबसे बड़ा सबूत देता है। क्या सबूत देता है? कि ये मौर्यन आर्किटेक्चर में बड़ा प्रोमिनेंटली यूज हुआ करता था, और उसी ब्लैक स्पॉटेड बफ सैंडस्टोन का अवशेष यहाँ पे मिला है, जिससे पता लगा कि जो 80 पिलर वाला असेंबली हॉल है उसमें ये यूज हुआ करता था। समझ में आया? इसके बारे में चीनी यात्री फाहियान ने भर भर के बड़ाई किया है, इतना बड़ाई किया है कि उसके शब्द कम पड़ गए। उसने साफ साफ बोला है कि ये देवी देवता के द्वारा महल निर्मित था, इतना आलीशान और भव्य था। फाहियान ने इसकी तुलना सेलोसिड एम्पायर और जो भी बड़े बड़े एम्पायर थे उन सबसे कर दिया, पर्सपोलिस का जो महल जो भी है वो सबसे कर दिया। जो फाहियान था उसने ये भी बोला कि लगता है कि ये देवताओं के द्वारा दिया हुआ उपहार है, जो कि देवी देवताओं ने राजा को उपहार के तौर पे, भेंट के तौर पे ये महल उनको दिया। तो इतना आलीशान और ग्रैंड महल था ये, ठीक है। अब ये बात, तो हमारे पास प्रूफ कहां से आ रहा है? हमारे पास प्रूफ देखो, अगर एग्जाम में देखो, पढ़ो ऐसा कि सब कुछ पता हो। हमारे पास प्रूफ कहां से आ रहे हैं? एक मेगास्थनीस भाई से आ रहे हैं और दूसरे फाहियान भाई से आ रहे हैं। फाहियान ने अशोक के समय में जो भी महल का वर्णन था, अशोक के समय नहीं आए थे लेकिन उस समय तक था वो महल, तो जो भी वर्णन था वो फाहियान ने किया। मेगास्थनीस क्योंकि कोर्ट में थे तो वहां पे उनके द्वारा लिखा हुआ, वर्णन किया हुआ जो भी बचा हुआ रिमेन्स है उसके आधार पे चंद्रगुप्त मौर्य के महल को डिस्क्राइब किया गया। समझ में आ रहा है बात? नाउ अब हम लोग बात करते हैं स्तंभ कला के बारे में, मतलब पिलर आर्ट के बारे में। किस पिलर आर्ट के बारे में आप बात कर रहे हैं? ये जो ऐसे ऐसे हुआ करता है ना, ये ऐसे ऐसे, ये ऐसे ऐसे, फिर यहां से एक पिलर गया और इस पिलर के ऊपर कुछ अबेकस जैसा है, फिर यहाँ पे ये ऐसे करके, ये ऐसे करके है, तो ऊपर लायन जैसा कुछ रहता है। हाँ, रहता तो लायन है लेकिन आपने तो यहाँ पे डॉल्फिन बना दिया, डी फॉर डॉल्फिन। हाँ, मतलब ड्राइंग इतना अच्छा है कि डॉल्फिन बन जाता है, वो कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग जब बनाएंगे तो डॉल्फिन वाला बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अरे हाथी के जगह, बुल के जगह, लायन के जगह हटा के डॉल्फिन रख देना है। वैसे भी तो हमारे पास है ही ना गैंगेटिक डॉल्फिन। हमारे पास गैंगेटिक डॉल्फिन है जो कि स्टेट स्टेट नहीं, पूरे भारत का एक्वेटिक एनिमल है वो। तो ध्यान देना है, बना देंगे, कोई बात नहीं है। चलो एक और क्वेश्चन हुआ, आपको पता लगा, ठीक। तो ऐसा वाला चीज हम लोग अभी देखेंगे, समझ गए? ओके। क्या है? मोनोलिथिक कॉलम है। कॉलम का मतलब खंबा होता है, और मोनोलिथिक का मतलब समझो, मोनो का मतलब एक और लिथ का मतलब पत्थर, मतलब एक ही पत्थर को तराश के वो स्तंभ बनाए गए हैं। मतलब ये बोल रहा है कि कई सारे पत्थरों को, जैसे हम लोग ईंट ईंट जोड़ जोड़ के घर बनाते हैं, नहीं, वैसा नहीं बना है। एक ही पत्थर है, एक ही स्तंभ है, मतलब एक ही पत्थर से स्तंभ बना हुआ है, जोड़ जोड़ के नहीं बना हुआ है। इसीलिए मोनोलिथिक कॉलम, समझो बात को। उसके बाद ये लगभग पूरे सब कॉन्टिनेंट में फैला हुआ है ना? उसके बाद रेड सैंडस्टोन, रेड सैंडस्टोन, लाल बलुआ पत्थर आता है मथुरा से, और जो सफेद बलुआ पत्थर है वो आता है चुनार से। दोनों का एग्जैक्ट लोकेशन और नाम आपको याद होना चाहिए एग्जाम में। अब सुनो, करीब इनका हाइट 40 से 50 फीट था, और इसी बात को किसी किसी बुक में दूसरे भाषा में लिखा हुआ होता है 12 से 14 मीटर। आपको जो आसान लगे वो याद कर लो। ये हाईली पॉलिश थे, मतलब कि जो स्तंभ थे उसके जो वॉल थे ना, स्तंभ स्तंभ
स्तंभ का वॉल, वो बहुत ही चिकने थे, बेहतरीन तरीके से पॉलिश किए हुए थे। पॉलिश मतलब वो जूता वाला नहीं, मतलब एकदम शाइनी, है ना? इतना स्मूथ कि शाइन करता था। आगे चलें। अब आप बोलोगे कि ठीक है, पिलर आर्ट के बारे में थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन हमने ले लिया, एक बेसिक। अब रियल रियल पढ़ाई करते हैं। आओ देखो, देखो ये है सारनाथ वाराणसी वाला। अब इसका पार्ट कैसे कैसे पढ़ोगे, ये देखो। ये इन्वर्टेड लोटस इसको बोलते हैं ना। देखो, इन्वर्टेड का मतलब होता है, ठीक, समझना, हिंदी माध्यम वाले, इंग्लिश माध्यम वाले, जो भी है समझो। इरेक्ट का मतलब होता है सीधा। जैसे ये, अगर पेन ये है सीधा है ऊपर, ये सीधा है, इसको बोलते हैं इरेक्ट। और अगर मैंने बोल दिया इन्वर्टेड, तो ये अपसाइड डाउन हो गया, ये इन्वर्टेड हो गया। तो इसीलिए इसको बोलते हैं इन्वर्टेड लोटस शेप्ड। मतलब लोटस ऐसे ऐसे खिलेगा ना, ये नीचे की ओर है खिला हुआ, तो इसीलिए इसको बोलते हैं इन्वर्टेड लोटस। कई जगह इनको बोलते हैं बेल शेप्ड, क्योंकि घंटी के आकार का है, तो इसको बेल शेप्ड या इन्वर्टेड लोटस बोलते हैं। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, ये वाला आपको क्लियर हुआ? अब देखो, ये वाला पार्ट है जो मैं रेड से मार्क कर रहा हूं, ये पार्ट है एबैकस। ये पार्ट है एबैकस। इस एबैकस पे अलग अलग जानवरों का मोटिफ जो पिक्चर है ना, वो उस पे इंगित है ना, कारीगरी करके उस पे बनाया हुआ है। तो ये देखो, यहाँ पे बुल है, ये हॉर्स है, ये, और ये जो व्हील है धर्म चक्र परिवर्तन वाला, वो यहाँ पे ये दोनों, है ना, ये लोग इसको घुमा रहे हैं, घुमाने में अपना योगदान दे रहे हैं। ये ऐसा कुछ है, इसको बोलते हैं एबैकस। और ये जो ऊपर वाला जो पार्ट है ना, ग्रीन से बना देता हूं, पता चलेगा आपको। ये जो ऊपर वाला पार्ट है, ये है आपका कैपिटल। ये, ठीक है, समझ गए? इसके ऊपर जो है वो ये चीज आपका बना हुआ है। कहीं पे लायन है, कहीं पे बुल है, कहीं पे देखो, ये यहाँ पे ये हो गया ना, ये बुल हो गया। अब ये एबैकस जो है वो, ये देखो यहाँ पे, इसका एबैकस ये है, ये रेड वाला पार्ट। और ये इन्वर्टेड बेल शेप्ड बोलो या लोटस शेप्ड बोलो, समझ में आ रहा है? कुछ कुछ समझ में आया? और अगर अभी भी समझ में नहीं आया है, कोई बात नहीं, ऐसे थोड़ी ना छोड़ देंगे। आ जाओ यहाँ पे, देखो सारी व्यवस्था है इधर। देखो, हिंदी माध्यम वाले रो रहे होंगे कि आपने प्रॉमिस किया था कि सबको इक्वली ट्रीट करेंगे, लेकिन आप तो हमको छोड़ देते हैं। नहीं नहीं नहीं, छोड़ेंगे नहीं, चिंता मत करो। ये देखो, ये व्हील देख रहे हो, ये व्हील है, यहाँ पे चक्र लिखा हुआ है, ठीक। ये कैपिटल मैंने बोला था कि ये कैपिटल है, लायन कैपिटल है, ये वाला लायन कैपिटल है, मैंने रेड करके, ये देखो कैपिटल मतलब शीर्ष भाग इसका, ठीक। फिर मैंने बोला था कि ये एबैकस है, ये जो ब्लू वाला पार्ट है ये एबैकस है। यहाँ पे कुछ कुछ अलग अलग जानवर धर्म चक्र को, ये जो है ना, इसको चला रहे हैं, तो ये एबैकस हो गया। एबैकस को क्या मंड लिखा हुआ है, समझ गए? अब कुछ, अब कोई भी दिक्कत नहीं है। ये देखो बेल शेप्ड, बेल शेप्ड भी लिखा हुआ है और इन्वर्टेड लोटस भी लिखा हुआ है। यहां पे आ जाओ, उल्टे कमल, इन्वर्टेड लोटस मतलब उल्टा कमल की पंखुड़ियां, है ना, ठीक है, पंखुड़ियों से ढका हुआ कुंभिका, ये ऐसा कुछ देख लो भाई, ज्यादा हिंदी मुझे नहीं आता, मतलब हाँ। तो इन्वर्टेड लोटस या उल्टे कमल बोल दिया, समझ जाओ, ठीक है। बेल शेप्ड भी लिख दिया तो घंटी के आकार का, ये इधर लिख लेना। ये साफ्ट है, मतलब पूरा जो खंबा है ना, इस पूरे खंबे को बोलते हैं साफ्ट। ये दंड लिखा हुआ है, ठीक है, साफ्ट, ये दंड लिखा हुआ है इधर, ओके। अब क्या है नीचे, क्या है ये देखो।
अब नीचे क्या है, नीचे अशोकन इंस्क्रिप्शन है, शिलालेख हैं। अब कुछ अशोक के काल का है, कुछ कुषाण के काल का है और कुछ गुप्ता इंस्क्रिप्शन है। तो ये अलग अलग एज में अलग अलग जो लिखा हुआ है, ये अशोक वाला है, ये कुषाण वाला है और ये गुप्ता वाला है। समझ गए? बस। अब बताओ, क्या अभी भी शिल स्तंभ लेख जो स्तंभ कला है उसमें कुछ बाकी है, कुछ समझने के लिए बचा हुआ है? एकदम डिटेल में समझे कि नहीं कि कौन सा क्या पार्ट होता है? समझ गए? नहीं तो ये वीडियो को एक आध दो बार और देखो और अपने से बना बना के ट्राई करो। देखो भाई, मैं एक बात बोलता हूं, सबसे पहले सुन लो, सुनो एक बात। बात बस इतनी सी है कि मैं कभी भी ना आपको पीडीएफ नहीं दूंगा। जो इंपॉर्टेंट चीजें होंगी ना, जो छोटे छोटे शॉर्ट नोट्स अगर कहीं से मिलेंगे तो वो मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, ठीक? लेकिन मैं आपको पीडीएफ देने वाला मास्टर नहीं हूं, क्योंकि पीडीएफ देना बड़ा आसान होता है। हम किसी दो चार लोगों से बोलें कि लो भैया एक काम करो, बीपीएससी के मेंस प्रोग्राम के लिए पीडीएफ बना दो, और मैं आपको पीडीएफ सर्कुलेट कर दूं और बोलूं कि ये है हमारा कोर्स, आप पीडीएफ पढ़ो और ये सीख लो और एग्जाम दे दो। भाई पीडीएफ तो स्पेक्ट्रम भी है, पीडीएफ तो लक्ष्मीकांत भी है, पीडीएफ तो सारा 6 क्लास से लेकर 12th क्लास का जो एनसीईआरटी का बुक है वो भी पीडीएफ ही है, मानो तो हम क्यों किसी टीचर का पीडीएफ ले, जबकि उन्हीं सब सोर्सेस से वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके और कुछ कुछ जोड़ के हमको दे देगा और बोलेगा कि हाँ ये है हमारा कोर्स इतने हजार का, इतने लाख का, तुम ले लो और ये करो। क्यों लेंगे उससे? तो भैया मैं, देखो, हाथ जोड़ के आपसे बोल रहा हूं कि अगर आपके तैयारी में सबसे बड़ा कोई आपका दुश्मन है तो पीडीएफ है। पीडीएफ से अगर आपको आपका कभी फायदा होगा तो आप बताइएगा, और अगर फायदा हो रहा है तो उसका नुकसान कितना होगा ये भी आप हमें बताइएगा, और लिख के बताइएगा कमेंट में। सबसे बड़ा दुश्मन आपका पीडीएफ है, क्योंकि जो हम कर रहे हैं ना, हम बिहार में तो हम होता है ना, तो जो हम कर रहे हैं ना अभी, ये 1:14 रात हो रहा है, ये हम जो कर रहे हैं वो है मेहनत। ये आज 15 तारीख 1:14 पे ये रिकॉर्डिंग चल रहा है, ठीक? और ये कल सुबह आपको लेक्चर मिलेगा, कल सुबह मिले, दोपहर को मिले या शाम को मिले, जब भी मिले। तो इसको मेहनत बोलते हैं। और एक होता है कि पीडीएफ बना के आपको पीडीएफ के तौर पे दे दिए, वो हो गया सबसे आसान काम होता है। पीडीएफ से बचो। पीडीएफ क्यों लेंगे किसी का, जबकि पीडीएफ मार्केट में इतने सारे क्वालिटी बुक्स हैं, वो डायरेक्ट हम बुक पढ़ लेंगे, है ना? तो एक बात ध्यान देना, पीडीएफ से बचना जरा। पीडीएफ भविष्य नहीं है आपका, भविष्य खतरे में हो जाएगा पीडीएफ पीडीएफ करेंगे तो। और मैं तो बिल्कुल पीडीएफ नहीं देने वाला हूं, मैं चीजों को पढ़ाऊंगा एकदम साथ में होके। उसके बाद जब हम कला, स्तंभ कला के बारे में हमने जान लिया है, स्तंभ कला का सबसे पहले देखो हमने बेसिक जाना है स्तंभ कला का। उसके बाद स्तंभ कला को थोड़ा सा डिटेल देखा यहां पे, उसके बाद पूरा डिटेल देखा यहां पे, और अब देखेंगे कि बिहार में और जो इंपॉर्टेंट हैं वो कहां कहां हैं। तो अब देख लो, सबसे पहले बात करें तो लौरिया नंदनगढ़, ये वाला लौरिया नंदनगढ़ में लायन कैपिटल, सिंगल लायन कैपिटल, वेस्ट चंपारण, वेस्ट चंपारण। मैं एक एक करके लिखता जा रहा हूं, अगर आपका मन हो तो आप लिख सकते हैं। लौरिया नंदनगढ़ है वेस्ट चंपारण में, वहां पे सिंगल लायन कैपिटल है, ठीक? उसके बाद एक और होगा, नहीं यहां पे है ही, रामपुरवा। और रामपुरवा में दो हैं, देखो ध्यान से, रामपुरवा में एक बुल कैपिटल है और एक लायन कैपिटल है। रामपुरवा भी कहां है? रामपुरवा भी वेस्ट चंपारण में है। वेस्ट चंपारण में दो है, वेस्ट चंपारण में दो लोकेशन है, एक लौरिया नंदनगढ़ है और दूसरा रामपुरवा है, ध्यान देना।
दो लोकेशन है वेस्ट चंपारण में, ये अकेले बिहार की मैं बात कर रहा हूं। दो लोकेशन आ गया। तीसरा लोकेशन और लिखो, ईस्ट चंपारण में है, ये इस फिगर में नहीं है, इस इमेज में नहीं है। ईस्ट चंपारण में, ईस्ट चंपारण में है लौरिया अरेराज। ठीक है, लौरिया अरेराज है, ये ईस्ट चंपारण में है। 3 हो गया टोटल, ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, यहाँ पे नहीं है तो लौरिया अरेराज भी हमने लिख लिया। इसका तो, इन सब का तो सिर्फ खंबा बचा हुआ है, बाकी सब ऊपर का कैपिटल तो कलकत्ता में ले जाके, कोलकाता में ले जाके इन्होंने रख दिया है ना। उसके बाद, उसके बाद आता है वैशाली। ठीक है, वैशाली में ये है, वैशाली में सिंगल लायन कैपिटल वैशाली। ये इतना अगर पूछे तो बिहार में आप बता देना है, इतना अगर पूछे तो बिहार में बता देना है। लौरिया नंदनगढ़ में एक, टोटल कितना है सुनो, लौरिया नंदनगढ़ में एक हो गया, रामपुरवा में 2 हो गया, 2 लौरिया, ठीक है ना, तो 3 हो गया, लौरिया अरेराज 4 हो गया और वैशाली 5 हो गया। तो ये 5 जरूर लिख के आना है, अगर एग्जाम में कभी पूछ दे तो ये 5 एग्जाम्पल जरूर देना है। कहाँ कहाँ है मैंने एग्जैक्टली बता दिया है भाई, और कौन कौन सा है मैंने बता दिया है, तो इसलिए ये मत बोलना कि नहीं बताया गया है। एक लौरिया नंदनगढ़ में देख रहे हो, फिर से मैं, चलो मैं फिर से मिटा के दिखा देता हूं। देखो, सबसे पहले ये पहला नंबर है लौरिया नंदनगढ़, एक है लायन कैपिटल। रामपुरवा में 2 है, बुल कैपिटल भी है और लायन कैपिटल भी है, तो टोटल कितना हो गया 3। और ये तीनों का तीनों कहाँ है, इसको मैं घेर दे रहा हूं। ये तीनों का तीनों है, कहाँ है, ये तीनों का तीनों है वेस्ट चंपारण में। इस इमेज में नहीं दिया गया है क्योंकि उसका अपर पार्ट सिर्फ अब खंभा बच रहा है, तो इसलिए लौरिया अरेराज का नाम नहीं दिया है, लेकिन फिर भी उसको ऐतिहासिक एविडेंस के तौर पे, है ना, हम लोग लेंगे और लौरिया अरेराज का नाम रखेंगे। ईस्ट चंपारण में वो पड़ता है तो 4 हो गया, और एक वैशाली का लायन कैपिटल ये 5 हो गया। ये 5 बिहार में स्थित है। अशोकन पिलर ये हमें बता देना है। यहां भी देखो, ये इन्वर्टेड लोटस शेप्ड या इन्वर्टेड लोटस शेप्ड या बेल शेप्ड बोलो, ये यहाँ पे हमें दिख रहा है। अगेन यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, सब जगह दिख रहा है। ठीक है ना, तो ये सब हम बताएंगे एग्जाम में। अब बात करें कि अगर पूछ दे कि ओवरऑल इंडिया में अगर कुछ और एग्जाम्पल देने हो तो हाँ ठीक है ना, देंगे ना। सारनाथ वाराणसी, उसके बाद इसके जैसा ही है सांची में मध्य प्रदेश, और उसके बाद संकीसा उत्तर प्रदेश में एलिफेंट कैपिटल है। संकीसा में एलिफेंट कैपिटल है, एकदम याद होना चाहिए, हाथी वाला है संकीसा में, समझ रहे हो। तो अभी तक क्लियर हो रहा है। तो अब बताओ, अब कैसे पढ़ें। स्तंभ किला, स्तंभ किला नहीं, स्तंभ कला का पहले बेसिक ओवरव्यू लिया, उसके बाद फिर डिटेल में देखा, कुछ लेस डिटेल, फुल डिटेल कहां कहां है वो देख लिया, हमारा टॉपिक खत्म हुआ। अब आ जाओ स्तूपास में, इसको भी देख लेते हैं। स्तूपास क्या होता है, ये बरियल माउंट्स होता है, मतलब बीच में कब्र होता है और उसके ऊपर से टीला जैसा बनाया हुआ होता है। ठीक है, गूगल को मैंने बोला तो गूगल ने ये करके दिया, पता नहीं गूगल सही दिया या नहीं दिया, इसीलिए मुझे गूगल पे कुछ खास भरोसा है नहीं। कभी कभी एज इट इज एकदम वर्ड को वैसे ही इंग्लिश वर्ड को दे देता है, तो है ना, तो थोड़ा सा कभी कभी दिक्कत हो जाता है। नाउ कहा जाता है कि जो स्तूपा वाला जो कला है ये अपने चरम पर पहुंचा अशोक के शासनकाल में। ठीक, अशोक ने लगभग अपने शासनकाल में 84,000 स्तूपास बनवाए थे। ठीक, उसमें से जो सबसे प्रसिद्ध स्तूपास थे उनमें से थे कौन से, सांची स्तूप अशोक के द्वारा निर्मित, सारनाथ या दूसरी भाषा में धामेक। ठीक है, सारनाथ या धामेक, देखो कहीं पे आपको सारनाथ मिलेगा और कहीं पे धामेक वाला स्तूपा मिलेगा।
आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, ये दोनों एक ही है, ये दोनों एक ही है। धामेक एक एग्जैक्ट लोकेशन बोल दिया और सारनाथ ओवरऑल सिटी, ओवरऑल जगह का नाम बता दिया। समझ रहे हो बात को? तो इसीलिए मैंने इसको इतने तरीके से कलर करके साथ में लिखा है, स्लैश देके साथ में लिखा है कि आपको बिल्कुल समझने में परेशानी ना हो। सारनाथ और धामेक एक ही है, इन दोनों में कोई फर्क नहीं है। तो एग्जाम में ये लिख के मत आ जाना कि सारनाथ में भी स्तूपा है और धामेक में भी स्तूपा है, बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। और भरहुत में भी स्तूपा है। भरहुत वाला स्तूपा के बारे में एक ओवरव्यू मैं आपको दे दूं। भरहुत वाला स्तूपा कहा यह जाता है, मतलब जो हमें जानकारी है वो यही है अभी तक, कि वो अशोक के द्वारा, अशोक के शासनकाल में निर्मित है। लेकिन बाद में सुंग डायनेस्टी के दौरान, मतलब कि सुंग डायनेस्टी का जब शासनकाल था, तो उस समय इसमें विशिष्ट कलाकृतियों का प्रयोग करके इसको और भी ज्यादा सुंदर बना दिया गया था। समझ में आ रहा है? भरहुत वाला, तो भरहुत वाला आर्किटेक्चर और स्कल्पचर के, कलाकृतियों के नजरिए से देखे तो ज्यादा खूबसूरत है। ओके, अब क्या है कि जो स्तूपा हैं उनके चारों तरफ पहले लकड़ी के बने हुए थे, लेकिन लकड़ी वाले को हटा के फिर बाद में पत्थरों के जो तोरण है वो वहां पे लगा दिए गए। तो जो वुडन हो या स्टोन के बने हुए जो भी तोरण हैं या रहे हो, उनमें क्या पाया जाता है? उनमें पाया जाता है जातक कथाएं लिखी रहती हैं। बुद्ध के जन्म से के संबंध में जो अलग अलग कथाएं थी, वो कथाएं वहां पे इंगित होती हैं, इंस्क्राइब्ड होती हैं। ठीक। अब स्तूपा क्या होता है? जो स्तूपा होता है ना, वो स्तूपा के अंदर क्या होता है कि जो गौतम बुद्ध हैं, इनके कुछ रेलिक्स, अवशेष, इनका कुछ पार्ट यहाँ पे दफन होता है। और इसलिए ये बौद्ध भिक्षुओं के लिए काफी सेक्रेड, मतलब पवित्र हो जाता है। और इसलिए बौद्ध मॉन्क जो है, भिक्षु, इस यहाँ पे आके पूजा करते हैं। अब समझ गए क्लियरली? जो भी ओवरव्यू था स्तूपा के बारे में समझ में आ गया एग्जैक्टली एग्जाम्पल से लेके जो भी ओवरव्यू चाहिए वो सब मिल गया। अब देखो देखो एक बात और, अगर आपको कहीं से और इंफॉर्मेशन मिलती है तो उसको वहीं पे जो शॉर्ट नोट्स बनाए हो ना, वहां पे ऐड कर लो। इंफॉर्मेशन अगर मिल रही है अच्छी वाली तो उसको ऐड करते जाओ, कोई दिक्कत नहीं। अब आप एग्जाम में कितना यूज करोगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब पहले ओवरव्यू लिए, अब पढ़ेंगे डिटेल में। देखो इधर, सबसे पहले ये इसका जो आधा वाला पार्ट है, जो हेमिस्फीयर वाला पार्ट है, इसको बोला जाता है अंडा। ये जो लकड़ी का बना हुआ ये जो बाउंड्री है, दिस बाउंड्री इज कॉल्ड हर्मिका। और ये जो ऊपर में जो ये ऐसे ऐसे गोल गोल करके, ये ऐसे ऐसे करके बना हुआ है, दिस इज कॉल्ड छतरी। समझ में आ रहा है? और यहां पर जो लकड़ी का जो ऐसे रेक्टेंगुलर पोर्शन जो जो देख रहे हो ना, इसको बोलते हैं हर्मिका। ठीक। अब ये है प्रदक्षिणा पथ। यहां पे गोल गोल घूम के, गोल गोल घूम के लोग क्या करता है, पूजा करता है, या जिसको फेरी देना होता है वो ऐसा लोग करते हैं। ठीक। अब सुनो, थोड़ा सा डिटेल सुनो। प्रदक्षिणा पथ तो पूरा रास्ता हो गया, लेकिन उस रास्ते के कुछ हिस्से होते हैं। जो नीचे वाला जो जो हिस्सा है, जो नीचे वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, इस हिस्से को बोलते हैं, जिस पे लोग चलते हैं, इस हिस्से को बोलते हैं मेधी। ठीक। और उस हिस्से के तरफ में जो बाउंड्री होता है, जो ऐसा दीवार जैसा लकड़ी का बना हुआ होता है, ये ये इसको बोलते हैं वेदिका। और मेधी और वो वेदिका, ये सब मिला के बनता है क्या? मिला के बन जाता है प्रदक्षिणा पथ। समझ में आ रहा है? ओके।
और इनके गेट्स के पास ये जो स्ट्रक्चर जो होता है ना, ये जो स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड तोरण। और इसी पे जातक कथाएं जो है वो इंस्क्राइब्ड इंगित होती हैं। समझ में आया? कुछ समझ में आया? नहीं आया? चलो एक और तरीके से देखते हैं। आओ अब यहां पे देखो, बात बस इतनी सी है कि ये देख रहे हो, मैंने ये मार्क किया था, ये तो तोरण देख रहे हो, ये तोरण है। इसी पे देखो, ये अलग अलग ध्यान से देखोगे तो इसी पे सारी कथाएं, जातक कथाएं इसी पे पिक्चर फॉर्म में बनाई हुई हैं जातक कथाएं। ठीक है, ये देखो यहाँ पे ये सब जातक कथाएं पिक्चर फॉर्म में बनाई हुई है। कहाँ पे? तोरण पे। ध्यान देना, ये जो हेमिस्फेरिकल जो डोम लाइक स्ट्रक्चर है, दिस इज कॉल्ड अंडा, ये बोल रहे हैं इसको। ये जो रेलिंग जैसा बना हुआ है ना यहाँ पे, इसको बोलते हैं हर्मिका। और ऊपर ये जो है, इसको बोलते हैं छतरी या छत्र, है ना। इसको छतरी ही बोलते हैं ना, यहाँ पे छतरा स्पायर बोल रहे हैं, यहाँ पे छतरी बोल रहे हैं, छत्र छतरी छतरा पता नहीं, अलग अलग। ठीक है, अब ये है इसका इंक्लोजर वॉल। और इंक्लोजर वॉल को वेदिका बोल रहे हैं, और बीच में जिस पे चल रहे हैं उसको मेधी बोल रहे हैं, और ये दोनों मिला के बन रहा है प्रदक्षिणा पथ। समझ में आ गया? समझ में आया कि नहीं? ये देखो प्रदक्षिणा पथ, तो ये नीचे वाला मेधी है, और ये वाला जो जो वॉल जो है ना, ये वॉल, दिस वॉल इज कॉल्ड वेदिका। ठीक है, समझ गए? चलो अब बताओ, मतलब डिटेल कितना चाहिए? आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना। देखो, जब तक मैं बताऊंगा नहीं कि क्या वेदिका होता है, क्या मेधी होता है, क्या क्या तोरण होता है, तो आप समझोगे कैसे? अब आप समझ लिए, अब अपना अपना हिंदी में कर लो, इंग्लिश में कर लो, बना के 2-4 बार प्रैक्टिस कर लो। या देखो, मैंने आपको पहले ही बोला है कि इस कोर्स का फ्लो कैसे होने वाला है, बोला है ना, बता दिया है ना। अगर नहीं पता है तो पहले जाके ओरिएंटेशन क्लास 20-25 मिनट का है, देख लो। यहाँ पे बातें अगर अच्छी से बन रही हैं, अगर मेरी बातें समझ में आ रही हैं, तो वेलकम देयर। बस आपको जो है वो वहां पे आप पहले कंटेंट रट लो। जब हम लोग पूरा आर्ट एंड आर्किटेक्चर कर लेंगे, तो सीधे जो है वो वहां पे ऐप पे क्लासेस लिखने वाली स्टार्ट हो जाएंगी। तो इधर भी चलता रहेगा, उधर भी चलता रहेगा। पहले आप ये देख लो कि यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, फिर बातें उधर जाएंगी। अभी तक ठीक है? नाउ अब अगर बात करें क्वाइंस का, कि वहां पे सिक्के कैसा मिलता है, तो मिलता है नहीं, मिलता था। तो सिक्कों में आपको बस एक नाम याद रखना है, जिसका नाम है कर्स पाना या पाना। कर्स पाना आप नाम याद रखो, वेरी इंपॉर्टेंट। बस ये कर्स पाना, सिक्के के नाम पे आप जहां मिले वहां पे कर्स पाना लिख देना। लिखना कि सिल्वर क्वाइंस था, है ना। कर्स पाना जो है वो क्या था? सिल्वर क्वाइंस हुआ करता था, क्योंकि प्रोमिनेंटली जो है वो सिल्वर के ही क्वाइंस बनाए जाते थे मौर्य काल में। ठीक है, बाकी अगर बहुत ज्यादा डिटेल अगर आपको याद रखना है, तो आप ये सब याद रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपको देख लो, ये एग्जैक्टली कर्सपाना का है, इमेज है। कुछ रिमेन्स है ना, अवशेष मिले खुदाई के टाइम में, एक्सकेवेशन के टाइम में, तो ये है। अब आगे चलते हैं। अब बात आती है रॉक कट केव्स की। ये भी तो है ना उसका पार्ट, जिसको हम लोग गुहा विहार भी कहते हैं। रॉक कट केव्स हो गया, हिंदी माध्यम वाले गुहा विहार लिख देना है। अब क्या हुआ कि अशोक के समय में, अशोक जब शासन कर रहे थे उस समय में, अशोक ने बनवाया बराबर केव्स। पहाड़ों को काट के बराबर की गुफाएं अशोक ने बनवाई। कहाँ? जहानाबाद जिले में स्थित है ये बराबर की गुफाएं। ठीक है, और किसके लिए बनवाई? आजीविका सेक्ट के लिए। आजीविका आजीविका सेक्ट पंथ के जो संत थे, उनके लिए ये गुफाएं अशोक के द्वारा बनाई गई थी, बनवाई गई थी। ठीक,
इनके कुछ नाम हैं जो कि जब हम लोग केव आर्किटेक्चर देखेंगे तो और डिटेल में जाएंगे, लेकिन फिर भी आपको अगर याद कर लेते हैं तो अच्छा होता है। लोमस ऋषि केव आपको याद करना है। विश्व जोपरी, जिसको विश्वकर्मा केव भी करते हैं, आपको याद करना है। कर्ण चौपार आपको याद करना है और सुदामा केव आपको याद करना है। ये देखिए यहाँ फैक्ट सारे दिए हुए हैं। आपको अगर यहाँ पे डाउट लग रहा है मेरी बातों पे तो एज इट इज यहाँ पे आप देख सकते हैं। बहुत ही अच्छे सोर्स से मैंने उठाया है ना, बहुत ही प्रोमिनेंट और अच्छे सोर्स से मैंने उठाया है। तो आप इसमें देख के चीजें कि ये है बराबर केव्स, और यहाँ पे देखो साफ साफ लिखा हुआ है ये लोमस ऋषि, सुदामा, विश्वकर्मा और कर्ण चौपार, जो यहाँ पे है वही यहाँ पे है। और उसके बाद क्या है कि अशोक के पोते ने, जिनका नाम था दशरथ, तो उन्होंने भी यहां से कुछ दूरी पे केव्स बनवाया था, रॉक कट केव्स बनवाया था, और ये है नागार्जुनी केव्स। और इसमें जो नाम दिया हुआ है वो ये है कि वदाथी का, ठीक है, वदाथी का कुभा, है ना। सबसे पहले क्या हुआ, वदाथी, है ना, उसके बाद कुभा, उसके बाद वापे का कुभा, और उसके बाद गोपी का कुभा, ठीक है। ये ऐसे कुछ लिखा हुआ है, जबकि आप नॉर्मल बुक में पढ़ेंगे तो आपको ये लोग बड़े सिंपल नाम में लिख देते हैं। क्या लिखेंगे कि इसका नाम ये लोग लिखेंगे वदाधिका और गोपिका, है ना। ये ऐसे करके इनका नाम ये लोग वापिका, गोपिका, वेदाधिका, ये ऐसे करके नाम ये लोग लिख देंगे। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लिखा हुआ है ना। और विकिपीडिया पे भी अगर आप जाएंगे तो ये कॉम्प्लेक्स नाम ही आपको मिलेगा। तो इंग्लिश माध्यम वाले छात्र जो भी हैं, मैं उनसे बोलना चाहूंगा कि आप एज इट इज ही लिखे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ये ओरिजिनल सोर्स से आया है तो ये ओरिजिनल है। बाकी कोई अपने आप से इन नामों को सिंपल कर दे, टीना मीना रीना कर दे, तो वो बात अलग है, लेकिन ये एज इट इज लिखा हुआ है। गोपी का कुभा, है ना, वापे का कुभा, और उसके बाद वदाथी का कुभा, ये ऐसे नाम लिखा हुआ है। तो आप ऐसे ही लिखें तो ज्यादा अच्छा होगा आपके लिए। तो ये दो केव आर्किटेक्चर के बारे में हमने पढ़ा, जो कि मौर्य साम्राज्य के दौरान में बड़ा ही प्रोमिनेंट था। अगर आपको देखने का मन है तो ये ऐसा दिखता है, ये बराबर केव्स का एंट्रेंस है और ये नागार्जुनी केव्स का पार्ट है, ठीक है। तो अभी तक आपको क्लियर हो गया होगा, उम्मीद है, केव वाला पार्ट, ठीक। आप यहां भी देख सकते हैं कि एलिफेंट का कितना डिजाइन वगैरह दिया हुआ है, ठीक है, ये ऐसे करके। इसके डोर कितने मतलब रिच है इन टर्म्स ऑफ स्कल्पचर। नेक्स्ट मूव करते हैं पॉटरी। तो पॉटरी में जिस तरीके से क्वाइन में मैंने आपको बोला कि एक नाम आपको याद करना है, दैट इज कर्सपाना, उसी तरीके से पॉटरी में आपको याद रखना है नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, NBPW। ये नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर आपको याद रखना है, ठीक है। एक नाम बस याद रखना है, ये एग्जैक्टली वही है, एग्जैक्टली वही है ना। और प्रोडक्शन सेंटर इसका कहाँ हुआ करता था, अगर एडिशन में थोड़ा सा कुछ लिखना है, क्योंकि हमें तो वहां पे पन्ने भरने होते हैं, कुछ लिखने होते हैं, है ना। तो कौशाम्बी और पाटलिपुत्रा का आप नाम डाल सकते हैं कि ये दो इसके प्रोमिनेंट प्रोडक्शन सेंटर में हुआ करते थे। ये विलासिता की वस्तु, लग्जरी आइटम मानी जाती थी उस समय में, और बड़े रिच लोग इसको यूज किया करते थे, ठीक है, समझ गए। तो जिस तरीके से सिक्कों में कर्ज पाना, वैसे ही पॉटरी में नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, ये आपको याद होना चाहिए। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं फोक आर्ट की। तो फोक आर्ट जो है, अभी तक जो भी हमने देखा वो कोर्ट आर्ट में आता था। तो कोर्ट आर्ट जो है, मतलब जो ये जो पॉटरी है, पॉटरी से ऊपर मैंने जानबूझ के व्हाइट से मार्क किया है, और पॉटरी के बाद मैंने ब्लू से मार्क किया है। व्हाइट वाला इसलिए मार्क किया है क्योंकि वो कोर्ट आर्ट था, कोर्ट के परमिशन से चीजें बनाई जा रही थी, चाहे वो स्तंभ हो, चाहे ये केव हो, चाहे जो राजा का जो महल हो,
ये सब जो है, या फिर सिक्के बनवाना हो, ये सब कोर्ट के आदेश पे हुआ करते थे। लेकिन पॉटरी वगैरह कोर्ट के आदेश पे नहीं, ये इंडिविजुअल भी लोग जो है वो खुद से बना रहे थे। तो ये अब कोर्ट आर्ट नहीं है, ठीक। तो ऐसे ही फोक आर्ट है, ये किसके द्वारा पैट्रोनाइज किए जाते थे? लोकल गवर्नर हो गए, लोकल गवर्नर, ठीक, और या फिर स्थानीय जो अमीर लोग हैं उनके द्वारा। अब यहाँ पे देखते हैं क्या क्या है। इसके बारे में कुछ डिटेलिंग नहीं लिखना है, कुछ नहीं लिखना है, बस हमें नाम याद रखना है। मैंने पिक्चर दे दिया है कि देख के आपको याद हो जाएगा तुरंत फटाक से। ये सुनो, यक्ष एंड यक्षी एट बेसनगर। ये इमेज है एकदम एज इट इज इमेज है यक्ष और यक्षी का बेसनगर से, ठीक है। बेसनगर से यक्ष और यक्षिणी का इमेज है, बिल्कुल ऐसे ही इमेज है, ठीक। उसके बाद विस्क बियरर दीदारगंज, ये एज इट इज इमेज है, ये एक ही इमेज है, लेकिन इसको 3 एंगल से इसका फोटो लिया गया है ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो। विस्क बियरर क्यों बोला जा रहा है? ये जो कंधे पे ली हुई है ना, इसको विस्क बोल रहे हैं। विस्क बियरर, विस्क धारण की हुई है, विस्क लिए हुए अपने कंधे पे, इसीलिए इसका नाम विस्क बियरर है। दीदारगंज में ये मूर्ति है, ठीक है, समझ गए। तो एग्जाम्पल याद रखना है, फोक आर्ट में कहां कहां यक्ष और यक्षिणी बेसनगर और विस्क बियरर दीदारगंज। और अगर अभी भी मन नहीं भरा हो, एक आध और एग्जाम्पल देने का मन हो तो दे ही देते हैं, कोई बात नहीं। लाफिंग बॉय का एक्सकेवेशन में मिला है बुलंदी बाग पटना, ये है लाफिंग बॉय, एकदम एग्जैक्टली यही है, यही मिला है। इसलिए मैं क्या कर रहा हूं कि मैं आपको दिखा दिखा के पढ़ा रहा हूं कि कैसे आपको याद करना है। लाफिंग बॉय बुलंदी बाग पटना, ठीक। न्यूड जेन सेंट लोहानीपुर, उनका टोर्सो मतलब धड़ मिला है, ये जैन सेंट का, तो कुछ खास है नहीं। अब किसको पहचानोगे इमेज में कि उन्हीं का है कि कहां का है, तो इसलिए मैंने इमेज उसका नहीं लिया है यहाँ पे। और टेराकोटा फिगरीन है फेमस डांसिंग गर्ल का, मोहनजोदारो वाला डांसिंग गर्ल नहीं, नहीं नहीं नहीं, ये अलग डांसिंग गर्ल है। कहा? मौर्य साम्राज्य से जो एक्सकेवेशन के टाइम में मिले हुए है ना, ये पाटलिपुत्र, ठीक है, ये पाटलिपुत्रा में की ये डांसिंग गर्ल है। मोहनजोदारो की डांसिंग गर्ल नहीं, ये पाटलिपुत्रा की डांसिंग गर्ल है। ये एग्जाम्पल देना है। इस तरीके से हमारा मौर्य साम्राज्य का आर्ट एंड आर्किटेक्चर वाला पार्ट समाप्त होता है। कैसा लगा आपको लिख के जरूर बताइएगा। अगर आपका कोई शिकायत हो तो आप जरूर बताइए, क्या इम्प्रूवमेंट या क्या और ऐड किया जा सकता है, आप जरूर बताइए। ये लेक्चर और ज़्यादा बेहतरीन बनाने का मैं प्रयास करता रहूँगा, और आप इस लेक्चर को देखिए, इसका भरपूर फ़ायदा उठाइए और आप अपना एग्ज़ाम सफलतापूर्वक पास करिए, ठीक है। अगले लेक्चर में हम लोग मिलते हैं पाल आर्किटेक्चर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।